सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय वर्मा जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन और आपका 25 वर्षों का व्यापक अनुभव है। आज आपसे बातचीत का विषय है डेंगू कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर संजय वर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते ध- हैं कि इस समय उत्तराखंड में और ख़ास तौर से देहरादून ज़िले में डेंगू का, या जिसे हम डेंगू कहते हैं, इसका लगातार प्रकोप बढ़ रहा है। अस्पतालों में लगातार मरीज़ पहुंच रहे हैं और एक भय का वातावरण भी है। हमारे श्रोताओं को बताएं कि डेंगू वास्तव में है क्या। देखिए, डेंगू का जो बुखार है वो एक वायरस से होता है और ये डेंगू वायरस है और इसके अलग अलग सीरोटाइप होते हैं। हर सीज़न में कुछ अलग रूप में आता है ये, और ये ट्रांसमिट होता है हमारे को मच्छर के काटने से। जो एडीज मच्छर है, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, जिसको आप पहचान सकते हैं कि उसके स्ट्राइप्ड लेग्ड होते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। और ये मॉस्किटो जो बाइट करता है, उसके बाइट के बाद हमारे को 2 से लेके 7-8 दिन तक में ये वायरस शरीर में प्रवेश करके और अपना भयानक रूप अख्तियार करता है। शुरुआती तौर में बदन दर्द, बदन टूटना, थकान सी महसूस होना, ये पहले लक्षण हैं जो पहले दिन शुरुआत होते हैं। और दूसरे दिन से ये लगभग अपना बुखार तेजी से चढ़ने लगता है। कपकपी दे के बुखार आता है। जैसे हम लोग जानते हैं मलेरिया में कपकपी होती है, उसी तरह इसमें भी कपकपी दे के ये बुखार आता है। और बुखार जो है अमूमन जो है 102 से 103-4 तक पहुंच जाता है और बुखार कॉन्टीन्यूसली बना रहता है। और इस बुखार के साथ और भी लक्षण आ जाते हैं, जैसे दिल कच्चा होना, उल्टी का मन होना। उल्टी नहीं भी होती पर दिल कच्चा होता है और आपका खाने के प्रति रुचि बंद हो जाती है और खाया नहीं जाता। उसके साथ में पानी भी आप कम ही पी पा रहे होते हैं क्योंकि अंदर से मन ही अच्छा नहीं होता। और ये जो बुखार है ये लगभग 5.5 दिन तक रहता है। ये बीमारी अगर नापा जाए तो ये लगभग 9 दिन लग जाते हैं इसके प्रकोप से निकलने में। तो पहले 5.5 दिन ये बुखार शुरुआत में एक पहाड़ की चोटी जैसे हम बनाते हैं अपने कॉपी किताब में, उसी तरह ये धीरे धीरे बढ़ता है, अपना पीक पहुंचता है तीसरे दिन, और 5वें 5.5वें दिन ये बुखार खत्म हो जाता है। ये बुखार अपने आप खत्म होता है, ये ध्यान देने की बात है। तो इसमें पैरासिटामोल है, वही इसका बेस्ट इलाज है, और उसी से ये जो ताप है इसका बुखार का वो नीचे आ जाता है। परंतु जब बुखार नीचे आता है प्रॉब्लम तब शुरू होती है, मेजर प्रॉब्लम। जिस प्रकोप के लिए ये बीमारी फेमस है, या इनफेमस कहूँगा, मतलब बदनाम है ये बीमारी, उसकी जो नुकसानदायक प्रभाव है शरीर पे वो शुरू होता है 5.5 दिन के आसपास और रहता है लगभग 8वें दिन तक। और 9वें दिन तक ये जो सिंपल डेंगू है वो 9वें दिन तक निपट जाता है। तो होता क्या है 5.5वें दिन के आसपास कि जो प्लेटलेट हमारे पहले दिन से गिर रहे होते हैं और वाइट सेल काउंट्स पहले दिन से घट रहे होते हैं। वाइट सेल क्या होते हैं? वाइट सेल होते हैं वो कण हमारे खून के जो कि हमारी शक्ति होती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और प्लेटलेट कौन सा अंश होता है? प्लेटलेट वो अंश होता है जो खून को जमाने की क्षमता रखता है। कहीं पे भी बहता है खून तो उसको रोक देता है। तो ये दोनों की मात्राएं अलग अलग हैं। सफ़ेद सेल्स जो हैं, वाइट सेल्स या टीएलसी कॉमनली बोलते हैं उसको, वो 4 से 10,000 तक नॉर्मल काउंट माना जाता है। और आपने देखा होगा कि जब भी हमारे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये अमूमन बढ़ जाता है। परंतु यहाँ डेंगू चूंकि वायरल बुखार है तो ये इसकी क्वांटिटी, इसका जो नंबर है वो कम होता रहता है, धीरे धीरे कम होता है। तो आप पाएंगे कि पहले दिन तो शायद, अगर दूसरे दिन आपने टेस्ट कराया तो आपको लगेगा कि 6,000 5,000 ही है, परंतु उसके अगले टेस्ट में आपको पता चलेगा कि ये 3 पॉइंट पे आ गया, फिर 2 पॉइंट तक आ जाता है, कई बार और कम भी होता है। और ये गिरावट सफ़ेद सेल्स की चलती रहती है, वो भी लगभग 5.5 छठे दिन तक चलती है सफ़ेद सेल्स की गिरावट। परंतु छठे दिन तक ये अपटर्न ले लेता है, अपने आप को सेल्फ रिकवरी होती है और वाइट सेल्स बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर जो प्लेटलेट्स हैं जो कि शुरुआती दौर में 1.5 लाख से 4 लाख होते हैं, उनकी मात्रा चूंकि ज्यादा होती है तो एक टेस्ट से हम कुछ उस पर कमेंट नहीं करते। जब हमारा दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट होता है तो पाते हैं कि प्लेटलेट्स की मात्रा घटना शुरू हो गई। 1.5 लाख से 1.25 लाख, 80,000, 70, 60, 45, तो इस तरह से गिरावट होती है। और ये गिरावट जो है ये चलती रहती है कब तक? जो हमारे सफेद सेल्स की रिकवरी हो जाती है, लगभग उससे 1.5 दिन से 2 दिन तक प्लेटलेट्स भी गिरते हैं और 1.5-2 दिन के बाद वो रिकवर करना शुरू करते हैं। तो इससे हमें अंदाज हो जाता है कि हमारे सफेद सेल्स जब बढ़ रहे हैं तो 1.5 दिन में लगभग हमारे प्लेटलेट्स भी रिकवर करना, जिसका मतलब अपटर्न हो जाएंगे, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे इलाज करने में बड़ा लाभदायक पैरामीटर है।
डॉक्टर साहब, बड़े विस्तार से आपने जानकारी दी। हम जानना चाहेंगे कि केवल बुखार के माध्यम से ही आप पता लगा लेते हैं या कोई ऐसी जांच है रक्त की जिससे, जैसे आपने कहा कि जी, प्लेटलेट्स की तो जांच होती है? जी, जो शुरुआती तौर में बुखार के साथ आते हैं उनके लक्षण तो मैंने आपको बताए ही, परंतु चौथे पांचवें दिन तक शरीर पे कुछ रैशेस भी आते हैं जिससे हमारा शक और गहरा होता है। और जो लोग इलाज नहीं कर रहे हैं और छठे सातवें दिन में आ जाते हैं और प्लेटलेट उनके बहुत कम हो चुके होते हैं, हो सकता है वो चौथे ही दिन हो, तो उनके खून कहीं कहीं से आने लगता है, जैसे मसूड़ों से खून, स्किन जो अपनी चमड़ी है उस पर डॉट्स आने लगते हैं, मल्टीपल डॉट्स एंकल के आसपास नीचे वहां दिखता है, पेट पे, छाती पे ढूंढना चाहिए हमें। और कहीं से जो लेडीज हैं उनके प्री मैच्योर स्पॉटिंग हो जाना शुरू हो जाती है, यूरिन में ब्लड दिखता है, किसी को बवासीर का पहले की हिस्ट्री है तो उसको खून जल्दी आ जाता है, तो ये लक्षण आते हैं। तो ऐसे पे हाई सस्पिशन पे हम सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट और डेंगू के लिए एनएस एंटीजन जो है वो सबसे फास्ट पॉजिटिव होता है, वो टेस्ट करवाते हैं। और एक और तीसरा टेस्ट है जिसको हम डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट बोलते हैं, जिसके 2 पार्ट होते हैं, आईजीएम और आईजीजी, पर अमूमन वो 5वें छठे दिन तक जाके पॉजिटिव हो। तो शुरुआती दौर में सीबीसी और NS1 एंटीजन अच्छे प्रमाणित लैब से कराएं, तो जिससे कि आप बिना विलंब के, बिना देरी के एक सही दिशा में बढ़ सकें और अपना सही इलाज करा सकें। डॉक्टर वर्मा, जब हम इलाज की बात करते हैं तो आपने कहा कि बुखार उतारने की जो दवा है वो दी जाती है, लेकिन कई बार कई तरह की भ्रांतियां समाज में होती कि ये खाने से और ये पीने से ये ठीक हो जाता है, प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। आप इसे क्या कहेंगे? देखिए, ये एक सवाल ऐसा है जो हमारे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में नहीं होता है। अभी तक हमारी टेक्स्ट बुक्स में इनका मेंशन नहीं आया है, तो मैं इस पे एक अपना पक्ष रखने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके बारे में हमारे सिस्टम में अभी इंडोर्समेंट नहीं है। तो मेरा बस यही कहना है कि जब भी बीमारी हो तो आप एक डिग्री शुदा डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं, वो जानता है कि इसको कैसे मैनेज करना। जी, इसमें पानी का इंटेक बढ़ना चाहिए? जी ज़रूर, इसमें पानी का इंटेक बहुत अच्छी तरह आपको 2 से 2.5 लीटर की मात्रा हमेशा मेंटेन करनी है, क्योंकि एक तो बुखार के अपने वजह से डिहाइड्रेशन होता है, दूसरा खाना पीना एकदम कम हो जाता है, तीसरा किडनी पे भी प्रभाव पड़ जाता है इस बीमारी का। इसका प्रभाव लिवर पे, इसका प्रभाव किडनी पे, कुछ लोगों में पैंक्रियाज पे, तो इसका कई जगह असर होता है। तो पानी पीने से हमारा खून गाढ़ा नहीं होता। और एक और वैल्यू होती है हेमाटोक्रिट, जो पीसीवी है, वो नॉर्मल रेंज में रखता है। तो अगर खून गाढ़ा होने लगता है वो हमारे को सिम्टम्स भी ज़्यादा देता है और बीमार भी ज़्यादा करता है। तो पानी का अच्छा इंटेक करना बहुत ज़रूरी। डॉक्टर साहब, ये प्लेटलेट्स की आवश्यकता कब पड़ती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें बहुत लंबी क्यू है, लोग लगातार ब्लड बैंक्स में पहुंच रहे हैं और दिक्कतें आ रही हैं। जी, जो इसमें प्लेटलेट्स जो हैं, जैसा मैंने बताया कि पहले के 5-6 दिन में जो प्लेटलेट्स की गिरावट भी होती है वो सेफ रेंज में होती है। सेफ रेंज में कहूँ तो 50,000 के ऊपर, क्योंकि 50,000 से जब और फर्दर हम 5वें छठे दिन है, तो एक तो डॉक्टर और रिश्तेदारों को ये आइडिया होना चाहिए, जैसा मैंने आपके टाइम स्केल बताया, कि अगर हम 5वें छठे दिन में हैं तो पहले हम प्रोएक्टिव हो जाएं, अपने जो भी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो डॉक्टर, हॉस्पिटल हैं, उनके संपर्क में इमीडिएटली आएँ। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, प्लेटलेट्स को डेली मॉनिटर करा जाता है शुरू के दिनों में, और फिर बाद में सुबह और शाम दोनों टाइम टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब गिरावट होती है तो एक साथ 30 से 40 हज़ार की गिरावट एक दिन में हो जाती है, तो वो बहुत डेंजरस प्रूव हो जाती है। और एकदम एक दिन पेशेंट अपना 80,000 पे होता है और अगले दिन 25 या 35 हज़ार पे आ जाता है, तो घबराहट और इमरजेंसी पैनिक हो जाता है। तो वो हमें इसीलिए टेस्टिंग जो है शुरू के दौर पे जब डायग्नोसिस हो जाए तो डेली, और 5वें दिन के बाद अगर गिरावट 50,000 के आसपास है तो 12 आवरली भी करना होता है, और जरूरत पड़ने में 3 बार भी करते हैं हम एडमिटेड पेशेंट्स का। तो काउंट्स जो हैं, प्लेटलेट चढ़ाने का गाइडलाइंस जो है वो तो WHO के द्वारा करीब 10,000 पे ही हम चढ़ाते हैं, या ब्लीडिंग उसके पहले हो जाए, मैनिफेस्टेशन हो। पर प्रैक्टिस में हम हर चीज को ध्यान में रखते हुए अपने सिस्टम में हम 20,000 के आसपास आते ही प्लेटलेट का इन्फ्यूजन दे देते हैं। डॉक्टर वर्मा, अब बात करते हैं बचाव। ये क्यों हो जाता है? हर साल हम देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, कहाँ पे कमी रह जाती है? देखिए, हमें ये समझने के लिए ये समझना है कि इसको हमारे शरीर तक पहुंचा कौन रहा है, और उसकी रोकथाम अगर हम पहले ही कर लें तो वो एक बेस्ट प्रिवेंशन है, स्ट्रैटेजी है। तो इसके लिए ये इस मॉस्किटो जो एडीज़ है, मॉस्किटो, उसका व्यवहार हमें समझना पड़ेगा। ये साफ़ पानी में रहता है, गंदे पानी में नहीं रहता, साफ़ पानी में रहता है। और ये आमतौर से देखा गया कि घर के अंदर जो कूलर लगे हैं, घर के अंदर जो फ्लावरिंग के लिए हम लोग पॉट्स लगाते हैं या गमले होते हैं बड़े, उनमें, या कुछ
टायर पड़े होते हैं छतों पे, कुछ डब्बे होते हैं खुले हुए ढक्कन के। पक्षियों को खाना खिलाने के लिए हमने पानी का एक बर्तन रखा होता है, कोई मटका जिसका ढक्कन नहीं है, और जो पानी टंकी है वो खुली पड़ी है। यही सब जो है वो स्रोत बनते हैं, और उसमें जो ये मच्छर है वो पनपता है, अपने अंडे देता है, और लार्वे उसके बनते हैं, और उसके बाद मच्छर बन की एक पूरी फौज तैयार होती है। तो इसलिए सबसे इसको जड़ से ही मिटाने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि घर पे, अपने घर पे कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें। मटके और ये बर्तन हैं, इनको कवर करके रखें, पानी की टंकी का ढक्कन इंश्योर करें। जितने फ्लावरिंग पॉट्स हैं उनका पानी आप रेगुलरली बदलिए, क्योंकि एक बार आपके उसके अंडे निकल गए तो वो दोबारा से नहीं होंगे। जब आपने अगर फेंक दिया और नया पानी रखा तो वो गए। तो इसलिए पानी रैपिडली चेंज करिए और चीज़ों को कवर्ड रखिए। कूलर का पानी, अब वैसे भी मौसम में कूलर की पानी की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हमेशा खाली करके रखिए और रेगुलरली ड्रेन आउट करिए। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, ये सलाह नहीं है, ये जिम्मेवारी समझिए। अपने को भी बचाइए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बचाइए, और पड़ोसियों को भी बचाइए। और ये नाली वाली से ज़्यादा अपने घर में इसका प्रजनन हो रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे, यंग क्राउड भी बहुत अफेक्ट होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे लोग और यंग क्राउड निक्कर पहन के रह रहे हैं, या स्कर्ट्स पहन के रखते हैं जिसमें लेग्स एक्सपोज्ड होती हैं, और टी शर्ट्स में पूरा हमारा एल्बो लेवल से सारा एक्सपोजर होता है। तो एक्सपोजर ऑफ द बॉडी इज टू बी अवॉइडेड। मतलब हम फुल लेंथ कपड़े पहने, जुराब पहने, जूते पहने, और फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहने। और कोई ऐसी कॉमन प्लेसेस जहां आपको मच्छर दिखे तो वहां पे आप खड़े मत रहिए, आप मूव करिए या उस जगह से ही निकल लीजिए। और अपने एक्सपोज्ड एरिया में फिर भी कुछ रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं, वो रखिए। कहीं आपको बाहर बैठना, बगीचे में बैठने का बहुत शौक है तो वहाँ कुछ अगरबत्तियाँ आती हैं, उनको भी जलाइए। तो इस तरह से मच्छरों को दूर रखिए। अपने हर कमरे जो हैं, खिड़कियां हैं, उसमें जाली वाला दरवाज़ा हमेशा बंद रहना चाहिए, वो खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खिड़कियों से ही तो एंटर करते हैं और दरवाज़ों से एंटर करते हैं। तो आप इसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत स्ट्रिक्टली एक्ट करिए कि दरवाज़ों पे जाली हो और दरवाजे बंद रहें, खिड़कियां बंद रहें। वरना आपने इन्विटेशन दिया। और घर के अंदर मॉस्किटो रेपेलेंट जो चीज़ें होती हैं वो कर सकते हैं, वो चॉइस है, परंतु मच्छरदानी इसका सबसे अच्छा इलाज है। और ये काटते भी एल्बोज और इसमें, तो सिनेमा हॉल खास तौर से जाएं जहां आपको काफ़ी देर तक बैठना है, तो वहां पे ये मैक्सिमम प्रिकॉशन होना चाहिए। इसकी पहचान हम कर सकते हैं, इस मच्छर की कोई खास पहचान है? स्ट्राइप्ड मॉस्किटो होता है, इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। और इसकी फ्लाइट कितनी हाइट तक हो सकती है? ज़्यादा हाइट तक नहीं होती, तो इसीलिए ये लोअर पार्ट तक ही काटता है, पाँव तक ही रहता है सीमित। ये सनराइज के 2 घंटे बाद और सनसेट के 2-3 घंटे पहले काटता है। लो फ्लाइंग मॉस्किटो है। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिनके परिवार में किसी को डेंगू है या जो परिचित हैं और जो लोग संभावित क्षेत्रों में रहते हैं, उनके मन में किसी तरह का भय ना हो, आपकी क्या सलाह है? देखिए, इसमें बस जो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आज ही से, अभी इसी वक्त करिए। अपना सारे आसपास छत तक जाइए और अपने RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसमें आप लोग जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स नहीं भी होती हैं, जिसको हम बहुत ज़ोर शोर से वो करते हैं, या जो और सामाजिक लेवल पे क्लस्टरिंग होती है, वहाँ पे ये मुद्दा उठाएं कि भैया घर में आसपास पानी ना इकट्ठा होने, इनको जड़ से ही करें। और मेरी रिक्वेस्ट है सिविक अथॉरिटी से, जो कर ही रही होंगी आई एम श्योर, कि फॉगिंग ऑपरेशंस जो है मच्छरों को मारने के लिए, उसको मुस्तैदी से आप इम्प्लीमेंट करिए ऑन अ इमरजेंसी बेसिस, बिकॉज ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है आम नागरिक। डॉक्टर संजय वर्मा, ये कब तक प्रिवेल करेगी बीमारी? ये सितंबर, जब तक आप ये मान के चलिए जब तक आखिर बारिश होगी और उसके वजह से अगली जनरेशन ऑफ मच्छर आएंगे, तो ये अक्टूबर तक जाएगी। तो डॉक्टर संजय वर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने डेंगू कारण, लक्षण और उपचार विषय पर हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।